नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ दिव्या गौरव त्रिपाठी। कहा जाता है कि एक अध्यापक अच्छे राष्ट्र का निर्माता होता है। एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो अपने ज्ञान, धैर्य, प्यार और देखभाल से उसके पूरे जीवन को एक मजबूत आकार देता है। एक टीचर ज्ञान का भंडार होता है और उसके पास धैर्य और विश्वास होता है, जो विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी लेता है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक अध्यापक जुड़े हैं जो बलिया जिले में स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय भीखमपुर के प्रधानाध्यापक हैं, जिनका नाम है अनिल कुमार वर्मा। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के मंच पर। धन्यवाद। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने विद्यालय की स्थिति को बदलने में कितना संघर्ष किया, वो बताएं जरा हमें, हमारे दर्शकों को बताएं कितना संघर्ष रहा आपका। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में मैं 2009 में नियुक्त शिक्षक हूं और 2014 में मेरी पदोन्नति इस विद्यालय पे हुई है जहां मैं काम कर रहा हूं, प्राथमिक विद्यालय भीखमपुर जी। जब मैं यहाँ आया तो ये आम बात है, सारे लोग बताते हैं विद्यालय की स्थिति बहुत खराब थी। मैं खराब शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मेरा विद्यालय सामान्य विद्यालय था और इसकी लोकेशन बताता हूं। जनपद मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूरी पर, मतलब जनपद का अंतिम विद्यालय है। और आप समझ सकती हैं कि अगर इंटीरियर में कोई विद्यालय हो तो वो कितना विकसित होगा। उसी तरह का यह विद्यालय था और विद्यालय के प्रधानाध्यापक मेरे आने के 6 महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। यहाँ परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी। 2 शिक्षा मित्र हमको पहले से ऑलरेडी यहाँ मिले थे जो यहाँ शिक्षण कार्य करते थे और मैं आते ही अपने सहयोगियों के साथ बैठक किया और परिस्थितियां जाना तो बहुत ही मुझे परिस्थितियों ने निराश किया। लेकिन उसके बाद मैं अभिभावकों से मिलने लगा और जब मिला तो इतना विद्यालय के प्रति नकारात्मक भाव मुझे मिला जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और मैंने तय किया कि पहले जानूं कि इनके अभिभावकों के मन में क्या है जो यहाँ के बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं। सरकारी स्कूल में मैंने यहाँ न भेज के दूसरे जगह भेजते हैं। कई दिनों के संपर्क के बाद जो बातें निकल के आई, मुझे लगा कि आज अभिभावक शिक्षा के तरफ कम और चकाचौंध के तरफ ज्यादा भाग रहा है। जी मैंने बिल्कुल। संकल्प लिया उसी दिन कि अपने विद्यालय को भी इतना आकर्षक बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा कि ये विद्यालय दूसरे विद्यालयों के लिए नजीर बनेगा। और मुझे खुशी है कि आज काफी हद तक मैं ऐसा कर पाया हूँ। तो अनिल जी आप जी बोलें। जी, इसमें मेरे आसपास के जो मित्र हैं उनका सहयोग है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी सहयोग है और मेरे विद्यालय परिवार का भी सहयोग है। बहुत बहुत ये काम टीम भावना से हुआ है। तो अनिल जी, आप ग्रामीण माहौल में किस तरह से अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को समझा पाए, तो इसके बारे में जरा बताएं। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में शिक्षा को लेकर के, क्योंकि माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं वो कम पढ़े लिखे, उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से समझा पाए या बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, जरा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल सही है। और जब मैं यहाँ अभिभावकों से मिलता था तो मैंने ये महसूस किया कि वो पढ़ाई के महत्व को उतनी अच्छी तरह नहीं समझते हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्षेत्र के अभिभावक हैं, लोग हैं। तो हम लोग बैठ के उनके यहाँ और आधा घंटा समय देके 2-4-10 अध्यापकों को, वो अभिभावकों को बैठा के हम बताते थे कि देखिए शिक्षा का ये महत्व है। जिनके बच्चे आज पढ़ लिए हैं, अगर नौकरी नहीं भी कर रहे हैं तो कृषि में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, व्यवसाय में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं वो अपने माता पिता, अभिभावक और पास पड़ोस के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। तो वो उस समय तो बहुत वो ध्यान नहीं दे रहे थे। एक बदलाव आया, मैं बता रहा हूँ। मैंने
विद्यालय की अपनी रंगाई पुताई के पश्चात, मैंने विद्यालय को आकर्षक करने के पश्चात एक लाउड स्पीकर खरीदा, माइक्रोफोन। जी। और अब प्रार्थना के समय वो बच्चों को लाउड स्पीकर से प्रार्थना कराना, फिर उसके बाद उनको जो अच्छी-अच्छी बातें हैं बताना, अनुशासन के पाठ पढ़ाना। जब ये सब काम हम लोग करते थे, ये हम लोगों की दिनचर्या थी, तो ये इसकी आवाज़ हमारे विद्यालय के बाहर जाती थी। और जो बड़े-बुजुर्ग जो कहीं काम नहीं करते हैं, मतलब बेरोज़गार हैं और जी। गाँव में ही बैठे रहते हैं, तो वो इस आवाज़ को सुनते थे। और जो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे विद्यालय पर अभिभावकों का विश्वास जमाने के लिए ये माइक्रोफ़ोन मेरे बहुत बड़े साथी के रूप में साबित उभर हुआ। के आया। जी, साबित हुआ। और इन बातों को सुनकर, हमारे हमारे द्वारा बताई गई अनुशासन की बातों को सुनकर स्थानीय लोगों ने ये सोचा कि क्या प्राथमिक विद्यालय में भी इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई जाती हैं? या बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है? और बच्चों में जब कुछ दिन बाद परिवर्तन होने लगे, वो पैर छू के आना घर से, माता-पिता की बात मानना, या में जो मिड टाइम में कभी छुट्टी रहती थी तो बच्चे गाँव से दूर निकल जाते थे खेलने के लिए, जो हम लोगों ने समझाया उनको, बताया असुरक्षा की भावना जो पैदा हो जाती है इसके बारे में, तो वो बच्चे घर रहने लगे, अपने बुक निकाल के पढ़ने लगे। तो अभिभावकों ने हमसे, मतलब ये क्या कहते हैं, इतना जुड़ाव हो गया अभिभावकों का, और अभिभावकों का विश्वास हमारे ऊपर, हमारे विद्यालय के ऊपर हुआ, और तब जाके हम समझा पाए। और मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरा विद्यालय चलता था और मेरे विद्यालय के बाहर बच्चे जो ग्रामीण खेल होते हैं, स्कूल में जी। नहीं आते थे और बाहर खेलते थे, और यही नामांकित थे, मेरे यहाँ नामांकित थे। तो वो सारी परिस्थितियाँ बदल गईं। आज मुझे खुशी है कि यहाँ के सारे बच्चे मेरे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, और विद्यालय समय में तो यहाँ रहते ही हैं, विद्यालय के बाद भी अनावश्यक चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, और खेल के अलावा कहीं बाहर नहीं जाते। बहुत सुंदर। अनिल जी, आप अपनी जनपद में पहली स्मार्ट क्लास शुरू करने वाले अध्यापक बन आईसीटी के जनक बन गए। ऐसे में आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जरा इसके बारे में भी साझा करें अपनी। जी, सबसे पहले मैं बताऊँ कि इस आईसीटी के लिए मेरे प्रेरणा स्रोत मऊ जनपद के एक शिक्षक हैं, आदरणीय सतीश कुमार सिंह जी। जी, जो जी। पूरे उत्तर प्रदेश में आईसीटी के, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि वो जनक हैं। मैंने आईसीटी उन्हीं से सीखा और उन्हीं से जाना, और उन्हीं से सीख कर मैंने ये तय किया था कि मैं भी अपने यहाँ कुछ करूँगा, लेकिन क्षमता उधर नहीं बन पा रही थी, तो जी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अपने एंड्रॉइड मोबाइल से बच्चों को जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल थे, वो दिखाता था। बच्चे मुझे चारों तरफ से घेर लेते थे और उनको दे-दे के सिखाता था। फिर मेरे मन में इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि एक, कम से कम एक क्लास एक साथ जो है लाभान्वित हो सके। मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने पहले बताया है कि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ कोई, जिस पूर्वे में मेरा विद्यालय है वहाँ कोई अधिकारी रैंक का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं सामुदायिक सहयोग की अपेक्षा कर सकूं। और जब मैंने संकल्प लिया था तो मैंने सोचा कि मंदिर में दान देने या अन्य कार्यों में की तरफ भागने से बहुत बेहतर होगा कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूं। तो मैंने अपने निजी धन से और प्रोजेक्टर की व्यवस्था किया, साउंड सिस्टम था ही, और उसी में कनेक्ट करके मैंने चलाना शुरू किया। यद्यपि उस समय जनपद में कहीं स्मार्ट क्लास नहीं था, और मुझे खुशी है कि आज बहुत जगह स्मार्ट क्लास चल रहे हैं। और परिस्थितियाँ क्या बताई जाए, जब पहले सामुदायिक सहयोग बहुत बड़ा इसमें माध्यम बन सकता है सही कह रहे हैं। इसके विकास के लिए, लेकिन बैकवर्ड क्षेत्र में होने के नाते हमें उस समय सामुदायिक सहयोग नहीं मिल पाया। वर्तमान में सामुदायिक सहयोग से हमने, हमारे यहाँ कई कार्य हुए हैं, और मैं उन सारे लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देता हूँ। आपके अनिल जी। माध्यम से एक संदेश भी देना जी, चाहता जी, हूँ बिल्कुल। सभी लोगों को, जी। सभी अभिभावकों को। ये हमने एक मुहिम चला रखी है कि हम ये कहते हैं कि किसी न किसी प्राइमरी स्कूल से हम पढ़ के आए हैं, किसी न किसी विद्यालय से पढ़ के आए हैं। तो अगर हम किसी दायित्व पे चले आए हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक बार सही हम कह उस रहे हैं। प्राइमरी स्कूल की तरफ, जी, पलट के देखें, और हम ये सोचें कि क्या वो प्राथमिक विद्यालय
हमारे एक छोटी सी सहायता की, एक धन के टुकड़े का इंतजार तो नहीं कर रहा, या बिल्कुल। कहीं उस जिस दरवाजे को हम कभी खोलते थे आज वो दरवाजा टूट तो नहीं चुका है, उसके मरम्मत की तो आवश्यकता नहीं है, या जिस ब्लैक बोर्ड पे हमने कुछ सीखा था उस ब्लैक बोर्ड को मरम्मत करने की तो आवश्यकता नहीं है। तो मैं बहुत सही आपके बात माध्यम कह से रहे हैं। निवेदन करूंगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूं, बिल्कुल। नहीं, नहीं, लेकिन बहुत सही। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने कमाई के, अपने मेहनत के का जो पारितोषिक है उसका कुछ हिस्सा इन गरीबों के, मजलूमों के, जो एकदम मतलब जर्जर माने निचले अवस्था में। क्लास के लोग हैं जिनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ने आते हैं, उनके लिए अवश्य दान करें। ये भगवान को चढ़ाए गए वो जो आपका अंशदान है उससे ज्यादा फलदायी होगा। बिल्कुल। ईश्वर इससे आप पर बहुत ही खुश होगा। बहुत ज़्यादा खुश होंगे, वाक़ई से ही बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं सभी शिक्षकों से, मैं अपने सभी दर्शकों से मैं चाहूँगी कि वो आपकी बात को मानें और ऐसा करें, क्योंकि वाक़ई क्योंकि पढ़ लिख कर के आप इतने बड़े अगर व्यक्ति बन गए हैं, तो आपके पास पैसा है, तो थोड़ा-सा धन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद्यालय पर, खर्च कर सकते हैं। तो अनिल जी, जी अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि अब अधिकतर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? जी, ये मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकारी स्कूलों से बच्चों को, वो अभिभावकों का मोह भंग हो चुका है। नहीं, एक फिर एक समय था एक समय था कि बीच में गिरावट काफी मात्रा में आई थी, लेकिन जब से इन नौजवानों के हाथों में जो है बागडोर पहुंची है, नए अध्यापक आए हैं, उन्होंने इस परिस्थिति को बदल के रख दिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जो पहले की स्थिति थी वो 90% बदल चुकी है, और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जिसने कायाकल्प योजना लाकर और विद्यालयों को संतृप्त करने का संकल्प जो बीड़ा उठाया है, और विद्यालयों को संसाधन युक्त करने का बीड़ा उठाया है, वो हमारे प्राइवेट स्कूलों को मात देने जैसा है। और जो जैसे योग्य अध्यापकों को हमारे विद्यालयों में दिया है, ऊर्जावान अध्यापकों को दिया है, और हम ही नहीं, ये सारे लोग मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में उतने योग्य अध्यापक नहीं है जितने सरकारी स्कूलों में। हम संसाधनों का रोना रोते थे, लेकिन वो भी समाप्त हो गया है। और अब इन नौजवानों के माध्यम से हम लोगों ने परिस्थितियों को बदला है, विश्वास जीता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में हम इस तरह का वो लेवल लाएंगे, इस तरह का जो है शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाएंगे कि ये बात लोग भूल जाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपको बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि आप इसी तरीके से प्रयास करते रहें और लगातार काम कर रहे हैं इस पर। और वाक़ई हम भी यही चाहते हैं कि सभी सरकारी विद्यालयों पर सभी लोग अपना मन बनाएँ और वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं कि जहाँ पर अगर हम किसी भी अगले व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं, अगर हम उससे ये कहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन होना है, तो कहीं न कहीं अभी थोड़ी-सी अभी जो बात है वो पेरेंट्स में कहीं न कहीं है, कि वो जब अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए या वो विद्यालय में संसाधनों की कमी हो या विद्यालय में वो टीचरों कम टीचर हैं, इस वजह से वो ऐसा मानता है कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षक ज़्यादा होते हैं, तो हमारे बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा या वहाँ का वातावरण उसे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना पसंद करता है। लेकिन एक बात आपने जो कही कि वाक़ई सरकारी विद्यालय के जो टीचर हैं हमारे वाक़ई वेल क्वालिफाइड हैं और अब चीज़ें वाक़ई बहुत सुधर रही हैं, धीरे-धीरे बहुत सारा बदलाव आ रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएँगे, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल अब बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। तो अनिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ कर के। आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है कि आप भी एक छात्र रह चुके हैं और आज के स्टूडेंट से आप भली-भाँति परिचित हैं। तो क्या फ़र्क देखते हैं आप पहले और आज के स्टूडेंट्स में? देखिए, पहले और आज के विद्यार्थियों में जो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पहले हम लोग जो पढ़ते थे तो वो रट्टा प्रणाली से पढ़ते थे। हम लोग थोड़ा सा मतलब बोल बोल के ज्यादा जो है वो मतलब चीजों को याद करते थे। और आज बच्चे भी थोड़े क्रिएटिव हैं, और बड़ा मतलब तेज हैं सब बच्चे। और अगर उनको हम लोग खेल खेल में सिखाते हैं
और कहानियों के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे सीखते हैं, बच्चों का लेवल माने लर्निंग लेवल अच्छा है, कोई बहुत अंतर नहीं है। हमको तो बहुत कुछ ऐसा नहीं लगता है। अपनी-अपनी शैली है बच्चों को पढ़ाने की। हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो हम रिमीडियल क्लास के माध्यम से जो हमारे बच्चे थोड़ा-सा कमज़ोर रहते हैं, जी, उनको हम रिमीडियल क्लास के माध्यम से जो है थोड़ा-सा अलग बैठा के और उनको फिर रिपीट करा देते हैं, फिर बच्चे हमारे सामान्य हो जाते सामान्य हो जाते हैं। बहुत सुंदर। हैं। अनिल जी, बीते वर्ष 2020 में आपको राज्य स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो आप इस उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं? जी, विगत वर्ष मुझे 2 पुरस्कार मिले हैं। एक राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार और उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने मैंने आपको पहले बताया है कि ये आत्मबल और संकल्प का ही परिणाम है। और एक जो माइन्यूट चीज़ मैं भूल रहा हूँ, जो दूसरे लोगों के लिए थोड़ा-सा एक प्रेरणा का कार्य कर सकती है, जिसको हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बहुत माने गंभीरता से लिया था इस विषय को, और शायद मेरे पुरस्कार के कारणों में एक ये भी कारण शामिल था, मुझे पूरा पुरस्कार प्राप्त होने के। ये जो मेरा पूर्वा है, जिस पूर्वे में मेरा विद्यालय है, ये छोटा-सा पूर्वा है और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का ये विद्यालय है, और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ने वाले आयु वर्ग के अगर बच्चे कुल जोड़ दिए जाएँ, तो 65 से 70 हैं। जी, गौर करिएगा, लेकिन मेरे विद्यालय में नामांकन 172। और इससे भी बड़ी बात आपको बताऊं कि जो मेरा विद्यालय का पूर्वा है, पूर्वा मतलब जो गांव है हाँ छोटा जी, सा, हाँ जी। इससे 2.5 किलोमीटर की परिधि के अंदर चारों तरफ कोई घर नहीं है। मतलब साफ है कि 2.5 किलोमीटर बाद दूसरे गांव से बच्चे मेरे यहाँ 100 बच्चे पढ़ने पढ़ने आते हैं। आते हैं। जी, और तारीफ़ इसका के कारण काबिल भी है। मैं अगर आपका आपका ये जो एजुकेशन बीट का चैनल अगर मेरे सरकारी जी, उच्चाधिकारी भी देखें, या मेरे बड़े नज़दीक जो शासन सत्ता के नज़दीक मेरे बहुत प्रबुद्ध शिक्षक हैं वो भी देखें, तो इसके कारण को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो चकाचौंध में अध्यापक वो अभिभावक भाग रहा है, जी, मैंने केवल यही किया, अपने विद्यालय को साफ-सुथरा, सुसज्जित किया, वो बागवानी इसकी की, अच्छे अच्छे ढंग से जो है गेट-वेट के का निर्माण करा दिया, थोड़ा-सा संसाधन युक्त कर दिया, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कर दिया, लाउड स्पीकर कर दिया। मतलब साफ है कि थोड़ा-सा चकाचौंध बढ़ा और संसाधनों का थोड़ा-सा जमावड़ा हुआ, कि बच्चों तो का बच्चे 2.5 एकत्रित किलोमीटर दूर से पैदल नौनिहाल चल के आते हैं यहाँ। बताइए। इससे बड़ा मेरे लिए कोई पुरस्कार की बात और कोई नहीं हो सकती। सही ये कह मेरे रहे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। हैं। बिल्कुल। और ये कहते हुए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे अध्यापक का अपमान हो। जी, वो बिल्कुल। बच्चे जहाँ से आते हैं, उस उसी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय है। 2.5 किलोमीटर दूर उनके घर के 50 मीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय है। तो वहाँ से बच्चे चल के आते हैं यहाँ। मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि वहाँ के अध्यापक अक्षम है। जी, बिल्कुल। केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि विद्यालयों का संसाधन युक्त होना, विद्यालयों का सौंदर्यीकरण। साफ-सुथरा होना, ये बच्चों को और अभिभावकों को आकर्षित कर रहा है। तो मैं बिल्कुल, निवेदन करूँगा सरकार इस तरफ ध्यान दे, और ये भी निवेदन करूँगा कि सामुदायिक सहयोग करने वाले लोग, जिनको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, वो भी विद्यालयों को दान दें, ताकि हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। बिल्कुल। अनिल जी, और आप यही कारण भी है मेरे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार के और उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार के। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अनिल जी, आपने धन्यवाद। कोरोना काल में भी किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा था? क्योंकि गाँव के कई परिवारों में आज भी स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो ऐसे मुश्किल वक़्त के समय आपने बच्चों को पढ़ाई से किस तरीके से जोड़े रखा, ज़रा बताएँ? जी, मैं आपको बताऊँ, 172 बच्चों में मात्र 45 बच्चे ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाए, और वो भी बहुत प्रयास करने के बाद। अब आप सोच लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी सफल रही। अब इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि हम लोगों ने सीखा है, आपदा को भी अपने बड़े लोगों नज़र से, में अपने लाना। वरिष्ठ लोगों से, कि कैसे अवसर में बदला जाए। तो खर्चा तो मुझे पड़ा, लेकिन मैं जो उनको, माने
प्रिंट कॉपी निकाल के होमवर्क जो है हमारे सहायक अध्यापक और हम जाके उनके घरों तक हम लोगों ने पहुंचाया है और 2 दिन बाद जाके मास्क लगा के और उनको चेक किया है, फिर नया कार्य उनको दिया है। इसमें मतलब काफी खर्चा आया है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो रूटीन से भटके नहीं और उनकी पढ़ाई चलती रही। किसी तरह से जी, किसी तरह से और हमारे कार्य को जो है यहाँ के अखबार नवीसों ने भी मतलब अपने अखबार में जगह देके और हमें बहुत उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है, जिससे काफी लोगों ने इस तरह से कार्य किया है। और इसी तरह से हम लोग, चूंकि हमारे यहाँ स्थिति ये है कि नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है। अगर हम 1-2 बार ऑनलाइन जुड़ना भी चाहे तो पता चला कि 10 बच्चे ही बचते थे वो ऑनलाइन वाले में। तो नेटवर्क मेरी चला जाता। मजबूरी हो गई। आज तो हम लोग जो है आपदा को काफी लोग जो है मोहल्ला पाठशाला के रूप में जो है जी। चला रहे हैं। हमारे यहाँ भी 3 कक्षाएं चल रही हैं। 3 हमें ये इसलिए चलाना पड़ता है कि 2 अन्य गाँव से हमारे बच्चे आते हैं, वहाँ हमको जाके चलाना पड़ता है और एक जहाँ हमारा विद्यालय है, वहाँ चलाना पड़ता है। कई शिफ्ट में हम लोग चलाते हैं, कक्षावार चलाते हैं और बच्चे इससे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सुंदर। अनिल जी, आपने विद्यालय में जो भी चीजें उपलब्ध कराई हैं, उसमें आपने अपने पास से पैसे लगाए या प्रशासन या और प्रधान से आपको कोई सहयोग मिला? जरा इसके बारे में बताएं। ये बात आपने प्रश्न पूछा है, बहुत मैंने उसको माइन्यूट मैं बता रहा हूँ जी। और अपने सारे सारे शिक्षकों के लिए कहता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि ये मतलब ये आज के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले, मैंने 3 साल पहले विद्यालयों में 5 से 10,000 रुपया केवल रंगाई पुताई के नाम पर आता था और उस समय हमने प्रयास करके विद्यालय को ऐसा बनाया कि लोग देख के अपने से कहते थे कि इसमें 50 से 60,000 रुपया रंगाई पुताई में लगा है। बिल्कुल। मैं इस पे डीपली नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो संसाधन सरकार मुहैया करा रही है, जी। अगर निष्ठा से और सुनियोजित तरीके से, मैं ये मानता हूं कि वो संसाधन अभी कम है, ये मानता हूं, लेकिन अगर उतने का ही सही ढंग से हम उपयोग कर दें तो वो अनिल वर्मा से बेहतर विद्यालय बना लेंगे। मैं ये मतलब कह रहा हूं, इसमें बहुत कुछ चीजें छिपी हुई हैं। और दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं आपको कि कुछ सामुदायिक लोगों ने भी मुझे सहयोग किया है। जी। जैसे हमारे विद्यालय को सरकार से अब तक पंखे नहीं मिले थे, यहाँ बगल के एक गैस एजेंसी के मालिक हैं, उन्होंने पंखे दिए। 1-2 लोग और हैं जो हमको मतलब सहयोग करने के लिए कहे हैं। इसको तो सहयोग नहीं कहा जाएगा, लेकिन ग्राम प्रधान जी के तरफ से मेरे यहाँ सोलिंग लगवा दी गई है कैंपस में। ये सारी चीजें और शेष जो है विद्यालय के ही संसाधनों से मैंने किया है। वो भी 1-2 चीजें हैं, जो माइक्रोफोन पहले का मैंने खरीदा है और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, ये केवल मैंने अपने पैसे से किया है। शेष सारी चीजें विद्यालय की हैं और विद्यालय के धन से हुआ है। ये बहुत सभी लोगों को ये समझना चाहिए, सब लोग मन बना दें तो विद्यालय उन्हीं संसाधनों में, विपरीत परिस्थितियों में ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो मैं जाए। देखिए मऊ जनपद का रहने वाला हूँ। 4 पंक्तियाँ आपको बता रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल। प्रेरणा देती हैं जी। और उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं आज तक खड़ा हूँ। उनकी पंक्तियाँ हैं कि आँधियों में भी दिवा का दीप जलना ज़िंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना ज़िंदगी है और सोचता छाया तले रुक कर जरा विश्राम कर लूँ, पर कोई कह रहा दिन रात चलना ज़िंदगी है। बहुत सुंदर। इन्हीं पंक्तियों से मैंने प्रेरणा लेके और अपने आज तक का सफरनामा तय किया है और आप जैसे लोग अगर इसी तरह उत्साहवर्धन हम लोगों का करेंगे तो निश्चित हमारी ऊर्जा दुगनी हो जाएगी बिल्कुल। और दुगनी क्षमता से हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, आपका सहयोग भी करेंगे और आपको प्रोत्साहित भी करते रहेंगे और वाक़ई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अनिल जी, आपसे अगला सवाल है मेरा और आपसे ये मेरा आखिरी सवाल भी है कि जैसा कि सभी जगह के बच्चे अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं और वे हमारे टीचर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी कई समृद्ध परिवार हैं, जो लोग अपने वहाँ के बच्चे विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप उन अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सवाल आपका बहुत सही है और मैं तो इस बात को मानता हूँ और कह जी। रहा हूँ कि जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, जहाँ का अन्न खाया है, जिसकी माटी में हम लोग
खेल के बड़े हुए हैं, उसके महत्व को समझना चाहिए। बिल्कुल इसी धरती पे राम और कृष्ण भी खेले हैं और वो किसी कॉन्वेंट में पढ़ने नहीं गए थे, सही कह वो रहे गुरुकुल में पढ़े थे। बिल्कुल और जो गुरुकुल की परंपरा है, आज भी प्राइवेट विद्यालयों की परंपरा से बेहतर है। और प्राइवेट विद्यालयों के बच्चे जो है गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, वो नमस्कार नहीं कर सकते। और जो नमस्कार में प्रेम और संस्कार छिपा हुआ है, वो गुड मॉर्निंग में नहीं है। नहीं है मेरा ये मानना है, अन्य लोग जो भी मानते हो। तो मैं अपने समृद्ध लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं खुद बताना चाहूंगा कि जहां तक अपने बच्चों को पढ़ाने का सवाल है, यदि आप समृद्ध हैं, आप ग्राम पंचायत का प्रधान बनना पसंद करते हैं, जो सरकारी एक ओहदा होता है, एक तरह से जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और करना पसंद, तो एक बार आपको सोचना चाहिए कि जो बातें करके आप ऊपर जाते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, बड़े व्यवसायी बनना पसंद करते हैं, तो उस समय ये नहीं चाहते, आप सोचते हैं कि नीचे वाले लोग आके हमसे खरीदारी करें। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि निचले बिल्कुल तबके का जो वो लेवल है, वो समृद्ध करना भारत माता का आप पर ऋण है। आप तभी उतार सकते हैं इसको, जब आप नीचे की व्यवस्था को सही करने में सहयोग करेंगे। और अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जी एक आदेश आया था कि सारे सरकारी अधिकारियों के बच्चे प्राथमिक सरकारी विद्यालय स्कूल में में जी पढ़ें, बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ें। तो उसकी मंशा बहुत ही क्लियर थी। बिल्कुल वो यही मंशा थी जो आपने सवाल पूछा है। अच्छे लोगों के बच्चे अगर परिषदीय विद्यालय में पढ़ेंगे, तो परिषदीय विद्यालयों को ये मांग नहीं करनी पड़ेगी कि हमें संसाधन युक्त किया जाए। बिल्कुल ये नहीं कहना पड़ेगा कि यहाँ अध्यापक नहीं आते हैं। ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि यहाँ पानी दूषित है। बिल्कुल इन सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो इस एक जाएगा सूत्र वाक्य में है। जी, सूत्र वाक्य में है। और अगर या तो गरीब लोगों को ऐसे लोगों से नफरत करनी चाहिए जो अपने बच्चों को छोटे लोगों से समानांतर दूरी बना के रखते हैं अपने बच्चों की, और उनको किसी भी काम में गरीबों को सहयोग नहीं करना चाहिए। या तो उन लोगों को जो समृद्ध हैं, उनको भी इसी पायदान पे आके खड़ा होना चाहिए और इस व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर अनिल जी हमारे मंच के माध्यम से आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को आप दें जी, बिल्कुल। ये एक और बात मैं बताना भूल गया था। जी एक हम लोगों ने अपने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, आदरणीय श्री हरि प्रताप शाही जी हैं और हमारे बीएसए साहब हैं, श्री शिव नारायण सिंह जी। जी इन लोगों से चर्चा करके, इन लोगों के सहयोग से एक हम लोगों ने मुहिम चालू किया है, जो कि उसका पहला चरण हम लोगों ने उसको माने उद्घाटित कर दिया है। वो है जो कि जिस विद्यालय से पढ़ के कोई भी व्यक्ति आज उच्च पद पे है, तो मेरी पाठशाला मेरी विरासत एक मुहिम के तहत हम उस विद्यालय पे उस शख्सियत को उतार रहे हैं और वहां उन्हें ले आकर सम्मानित कर रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी यादों को समझ रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि जिस विद्यालय की मिट्टी ने, जिस विद्यालय की के कमरों ने, जिस विद्यालय के ब्लैक बोर्ड ने आपको इतनी ऊंचाई दी है, उस विद्यालय के प्रति भी आपका कोई न कोई योगदान होता है। बिल्कुल आप स्वतः इसका संज्ञान लें और इस विद्यालय से जुड़ें, यहाँ के अधिकारियों से जुड़ें और इस विद्यालय को संतृप्त कराएं, समृद्ध कराएं, अच्छा कराएं, आदर्श बनाएं। और ये जो संदेश देने की बात आप कर रही हैं, तो पहले ये बता दूं कि इस क्रम में बलिया जनपद में प्रोफेसर केएन सिंह, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के हेड रहे हैं, जी उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है बर्रे बोझ उनके गांव में बुला के। आज वो 2-2 विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं और उनको हमने सम्मानित करके ये मुहिम शुरू कर दी है। मेरा निवेदन है कि ये हर जगह होना चाहिए। इससे परिषदीय विद्यालयों में बहुत ही बदलाव आएगा जी, बहुत इसका स्तर बहुत ऊपर उठेगा और हम गौरव की अनुभूति करेंगे। वो विद्यालय ये गर्व से कहेगा
वहां एक सूचीबद्ध किया जा रहा है, विद्यालयों में एक सूची लगाई जा रही है कि हमारे यहाँ से ये लोग पढ़ के निकले हैं, जो जिलाधिकारी हैं, जो उप जिलाधिकारी हैं, जो अच्छे नेता हैं, जो प्रोफेसर हैं, मतलब अन्य अन्य जिन जिन पदों पे गए हैं, तो वहां का अध्यापक गौरव के साथ कह सकता है कि मेरे विद्यालय से पढ़ के ऐसे ऐसे लोग निकले आज इन पदों पे, और उनको भी एहसास कराया जा रहा है कि आप इन विद्यालयों से पढ़ के निकले। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से, सभी प्रबुद्ध लोगों से, जो शिक्षाविद हैं, अध्यापक हैं, सभी लोगों से उनका छोटा भाई होने के नाते एक निवेदन जरूर करूंगा कि आज कहीं ना कहीं से हम लोगों पर एक प्रश्न उठ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, वैसे हैं, और इन सारे प्रश्नों को मतलब इनका हम जवाब बने। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, समाज का सहयोग चाहिए, समाज के प्रबुद्ध लोगों का सहयोग चाहिए। शिक्षक पर तो कुल भार है ही, लेकिन आपके माहौल बनाने से विद्यालय और शिक्षा व्यवस्था जो है अच्छा हो सकता है। इसमें आप सभी लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, हमारे बेसिक शिक्षा परिवार को सहयोग चाहिए। और वर्तमान में मैं अपने महानिदेशक महोदय का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो चीजें उन्होंने एडाप्ट कराई हैं हम लोगों से, वो वाकई वही चीजें हैं जो हमको जो पहले करते थे, वो माइन्यूट चीजें खोज खोज के उन्होंने लाई हैं और हमें कार्य करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो बेसिक शिक्षा को वो बहुत ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम लोग ले जाएंगे, ये इसी विश्वास के साथ हम अपने सभी दर्शकों का, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे सुनने के लिए इतना अच्छा मंच दिया है। और आप ये एजुकेशन बीट परिवार के सभी लोगों हम के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एजुकेशन बीट्स पूरी टीम आपके साथ है, और आप इसी तरीके से सरकारी विद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहें, संघर्ष करते रहें, आपको सफलता मिले और एक दिन जरूर मिलेगी। ये हमारी शुभकामनाएं हम सभी की हैं आपके साथ। और इसी तरीके से फिर आपको शिक्षा के कर्मवीर की सीरीज में फिर एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।